केवल बोलने की बजाय आप लोगों की जो बातें हों, जो चीज़ें हों, उनको उठाएं, स्पष्ट करें। आरंभ। स्वामी जी, जीवन में 7 रंग जो बोल रहे थे काल, उसके बारे में जरा विस्तार से बोलिए। नहीं, अब ये तो किसी टॉपिक का हो गया, ऐसा मैं बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन मैं आपकी अपनी व्यक्तिगत बात करो, जहाँ पे आपको उलझाव हो, जहाँ आप रुक रहे हो, जहाँ आपकी ऊर्जा परेशान हो रही हो, उनकी बातें करो। इस रंग पे बोलूँ, उस रंग पे बोलूँ, मैं यहाँ बोलने के लिए खाली नहीं आया। जहाँ उलझे हैं, कोई दिक्कत है, वहाँ की बात करें। मैं एक मॉल में काम करता हूँ, उसका मैनेजमेंट में हूँ। वहाँ लड़का लड़की 60 है, तो मालिक और वो लड़का लड़की जो 60 लोग हैं, उसके बीच में मैं हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट का काम। तो ये मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। अच्छा, कैसे ठीक ढंग से कैसे चाहते हैं? तो इनको समझाने से मालिक बुरा होता है, मानता है, मालिक को मनाने से ये बुरा लगता है, इनको बुरा लगता है। देखो, सामान्यतः बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये बात का कोई मूल्य नहीं है, आध्यात्मिक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जीवन की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो आध्यात्मिक ना हो, कोई भी, क्योंकि अध्यात्म का मतलब आपका अध्याय, उनके अध्याय के तहत ये प्रॉब्लम है। ये आपकी नहीं है, मेरी भी रही, ये दिक्कत मेरी भी है। मैं कल बैठे बात कर रहा था, थोड़ा इसको थोड़ा टर्न देता हूँ, लेकिन थोड़ा समझना। आपकी बात को आपको शायद शुरू में लगे 10 मिनट तक कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा घुमा देते हैं ताकि सबको मज़ा आए और जवाब सबको बेहतर लगे और भी कुछ सीखने को मिले। ओशो जगत में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी, और वो पीड़ा ये है कि यहाँ एक तरफ साधक हैं जो साधना करना चाहते हैं, जो अपने जीवन को अपने ढंग से जीना चाहते हैं। फिलहाल खोल दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है उनके हाथ में घड़ी शायद चल नहीं रही है, लेकिन ये खोला गया है पहली बार, लेकिन दूसरी बार नहीं। मैंने समय के बारे में बहुत आगाह किया था स्पष्ट। बाल थोड़े गलत ढंग से कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समय का ख्याल रखें। इसको हल्के रहने दो बेटा, जो आएगा तो आ जाएगा अपने आप बैठो। तो ओशो जगत में एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या पे अगर ओशो जगत समझ ले तो केवल ओशो जगत का नहीं, बहुत लोगों का बहुत काम अच्छा हो सकता है। इस बात को थोड़ा सा गौर करें। फ़ोन साइलेंट रखेंगे प्लीज़, ये सब चीज़ें ध्यान दें। मैं स्पष्ट कह चुका हूँ, आप लोग शायद मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। मेरा यही सौम्य स्वभाव, जो मेरी अपने वचनों के प्रति बहुत गहन होता है, बहुत लोगों को बुरा लगता है। लेकिन आज़ादी का जैसे समय होता है, वैसे बंधन का भी समय होता है, तो हम थोड़ा सा बांधते भी हैं, थोड़ा आज़ाद भी करते हैं। तो ओशो जगत में मैं अपनी आरंभ करता हूँ। जब मैं सन्यासी हुआ और मैं साधना के लिए भूमि तलाशता था, तो मुझे लगता था कि आश्रमों में मैं जाऊंगा, साधना करूंगा, तो मुझे पहली चीज़ लगती थी, आश्रमों में पैसे लिए जाते हैं। अब भाई साधना कर रहे हैं तो पैसे कहाँ से लाएं, फिर ये पैसे क्यों ले रहे हैं, तो एक क्रोध था। फिर कुछ आश्रमों में चले जाओ, अब वहाँ चले गए, अब वहाँ पे हम साधना कर रहे हैं, अब हमारा मन आया हंसने का, रोने का, तो वो रोक रहे हैं आके, भैया हंसो रो मत। बड़ा मतलब इस तरीके की चीज़ें। या फिर आप किसी के प्रेम में पहुंच गए, किसी लड़की के साथ पहुंच गए, तो वो कह रहे हैं ये लड़की क्यों ले आए भाई, यहाँ ये सब ले जाओ, यहाँ से मत रखो। ये एक साधक के तल पे दिक्कत है। ये एक साधक के तल पे ओशो जगत में, क्योंकि ओशो ने तो बड़ा सिखाया कि बोल्ड जियो, ऐसा जियो, आजाद जियो, ऐसी बातें बहुत कही गई,
तो ऐसे में आपको आश्रम दुष्ट लगने लगते हैं, आपको आश्रम दुष्ट लगने लगते हैं। फिर दूसरी चीज होती है कि उनमें से कुछ लोग जो साधना करते हैं उनके दिल में होता है मैं कुछ कर लूंगा तो एक दिन आश्रम बनाऊंगा जिसमें ये सब कुछ भी नहीं होगा। मैं उससे गुजरा हुआ व्यक्ति हूं, बिल्कुल स्पष्ट। तो फिर वो व्यक्ति अपनी मेहनत करता है, जो भी करता है, फिर एक दिन वहां पहुंच जाता है जहां वो कहता है चलो अब आश्रम बना देते हैं। फिर वो आश्रम बनाता है। जब आश्रम बनाता है तो सबसे पहले उसे लगता है कि यार इसमें या तो रेंट जा रहा और या फिर है खरीदा है, लोन लिया है, उसके भी तो पैसे जा रहे। तो पहला विचार आता है कि यार ये कैसे होगा। तो उनके संगी एक विचार रखते हैं कि थोड़ा बहुत शुल्क रख लीजिए। तो फिर बात वहीं आ गई कि आश्रम शुल्क क्यों लेते हैं। फिर अगर कोई कहे कि कम शुल्क रख लो तो फिर ये कौन तय करेगा कि ज्यादा लोग आएंगे, कम शुल्क दे के ज्यादा हो जाएगा। तो आश्रम जब कोई व्यक्ति बनाता है तो उसको और तरीके की दिक्कत होती है। उसने जहां लैंड लिया होता है उसके पड़ोस में एक मकान होता है जिसको किसी भी तरीके का गलत आवाजें पसंद नहीं होती, और तुम तो डायनेमिक में मां बहन भी कर देते हो। फिर उसे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसे लोग आए जो यहां उपद्रव ना कर दें, उपद्रव कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे में आश्रम के व्यवस्थापक की और साधक की साधना स्थली की दिक्कतें बरकरार रहती हैं, ये सॉल्व आउट नहीं होती। आप भी सुन रहे हैं, आपका भी प्रश्न है ये। अगर मालिक पूर्ण रूप से उनके तरीके से चलने दे तो वो लोग तो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करना चाहते, और यदि वो जो चाहते हैं मालिक वैसा कर दे तो मालिक घाटे में चला जाएगा, एक दिन मॉल ही बंद हो जाएगा। विक्रांत समय हो चुका है, विक्रांत समय हो चुका है, अब आप बाद में आएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये दो चीजें बहुत समझनी है। अगर आप यहां पे इन दोनों तलों की बातों को समझ लेंगे, क्योंकि मैं आपकी क्वेश्चन को माध्यम बना रहा हूं सबको कुछ समझाने का, अगर आप एक बात समझ लेंगे कि जगत में जो व्यक्ति अलग अलग तलों पे हैं, जैसे एक लड़का है जो भी 17 साल की उम्र का है और उसने ओशो संन्यास ज्वाइन किया, और संन्यास ज्वाइन करते हैं लोग, तो ओशो संन्यास ज्वाइन किया है और वो डायनेमिक करता है। डायनेमिक करके उसे अच्छा लगता है, फिजिकली फिट और थोड़ा अच्छा। फिर एक 27 साल का लड़का है जो ओशो को 7-8 साल से सुन रहा है और वो डायनेमिक की बजाय अब नाद ब्रह्म वगैरह कर रहा है। फिर एक 30-35 साल का है जो कहता है ये सब करार बहुत चुके हैं, अब थोड़ा साइलेंट म्यूजिक, साइलेंट सेटिंग एटिंग पे आ गया है। फिर कुछ और हैं जिन्हें किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं रही, मेरे जैसे भी हैं। तो ऐसे में ये 3-4 तल के लोग एक ही समाज में रहते हैं, और एक शब्द बड़ा अच्छा सा निकलता है ध्यान या कुछ। अब इसकी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। 17 साल के बच्चे के लिए डायनेमिक है, 27 साल वाले के लिए नाद ब्रह्म है, 35 साल वाले के लिए साइलेंट सिटिंग है, और मेरे जैसे के लिए ध्यान का मतलब है हर तरीके के माहौल में जीना। कई बार मुझे भी, मैं इनको भी कल बता रहा था, मैंने कहा स्वामी जी कई बार ऐसे कुछ लड़के जो बिल्कुल अभी आरंभ ही किए डायनेमिक, मेरी कुछ पोस्टों पे कर देते, तुम कुछ दिन डायनेमिक करो तो तुम्हें पता लगेगा। तो मैं क्या कहूं, तो मैं जानता हूं कि मैं उससे गुजरा हूं, और मैं ये जानता हूं कि वो बच्चे अभी समझ नहीं रहे, इसलिए मैं उनको माफ कर दूंगा। वो माफ कर देने के कारण मेरी तरफ की साउंड जाएगी नहीं, लेकिन मेरे माफ कर देने को वो समझेंगे इनसे जवाब नहीं दिया जा रहा, तो उनकी साउंड और बढ़ जाएगी। ऐसे में हंस चुगेगा दाना गुटका, कौवा मोती खाएगा। उनकी भीड़ हो जाती है, जिनकी नासमझियां हैं
और जिनकी समझ है वो कुछ बोलते नहीं। ये स्वामी जी हमारे साथ काफ़ी समय से इन्होंने मुझे देखा है, दिव्या है, इन्हें भी देखा, और भी लोग हैं। मेरे खिलाफ कोई गाली देता हो, ये लोग कभी गाली देने नहीं जाते उसे, तो लोग समझते हैं देखा उनकी तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा। बोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला पर्याप्त हूँ निपटने के लिए, जितना निपटना होता मैं ही निपट लेता हूँ, मैं बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। और ऐसे बहुत संख्या है जो अगर मैं फिर फौज लगाऊं तो गालियां ही चलती रहेंगी। तो कुल मिला के ये अंडरस्टैंडिंग कैसे खड़ी हो कि मैं इसको भी समझ सकूं, वो इसको भी समझ सकूं, ये खड़ी होना बहुत आवश्यक चीज है। जब तक आपको ये पता नहीं चलता संन्यास जगत में कि हर व्यक्ति अपने तल पे ठीक है, तब तक आप संन्यास को अच्छे और बुरे में तुलनात्मक रूप से देखते रहोगे। तो संन्यास जगत की सबसे बड़ी भूल है तुलना, ये डिलीट होनी चाहिए, ये बिल्कुल डिलीट होनी चाहिए। संन्यास जगत में तुलनात्मक दृष्टिकोण सबसे ज्यादा तुम्हारी गति में घातक है। मैं अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूं ताकि साथ साथ आप सबको मेरे जीवन के बारे में पता लगे उन बातों में कि देखो इस आदमी के जीवन में क्या क्या घटा। अच्छा बुरा आप लोग तुलना कर लेना। मैंने संन्यास लिया था। संन्यास लेने का मेरा जो मैं बात कर रहा हूं वो माला पहनना संन्यास नहीं था। जब पहली बार मैंने जीवन में ध्यान करा था तो मैं उस दिन सन्यासी हो चुका था, क्योंकि जिस स्वामी जी ने मुझे ध्यान कराया था वो मुझे स्वामी जी ही पुकारते थे। बुजुर्ग थे लेकिन वो पहले दिन से मुझे स्वामी जी बोलते थे। तो सन्यास माला से पहले ही मैं सन्यासी हो चुका था। उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ 1 दिवसीय कैंप रखा। तो जिस दिन पहली बार मैंने 1 दिवसीय कैंप किया, उसी दिन शाम को वहाँ पे मेरी माँ आई, और वहाँ मेरी माँ आई जब, तो उसने मुझे बताया कि घर पे पुलिस आई थी। शाम को वहाँ मेरी माँ पहुँची और कहने लगी घर पे पुलिस आई थी और तुम अभी घर मत आना, कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। तो माँ ऐसे कह के चली गई और निश्चित ही मैं आपको बताऊं उस समय मैं थोड़ा डरपोक था, मैं डर गया और उस डर के तहत मैं उस दिन स्वामी जी के यहाँ रात में रुका। लेकिन रात में मेरे घर वालों ने वो सब चीज़ें पता कर ली और सुबह मेरी माँ आई दोबारा, उसने मुझे बताया कि किसी ने एक केस बनाया है तुम्हारे ऊपर। तो वो समझ में आ गया, क्योंकि मेरे फादर के पहले कुछ झगड़े चलते रहे। मेरे फादर के ऊपर भी 302 के 5 केसेस बने। वो एक दिन भी जेल नहीं गए, लेकिन 5 केस 302 हत्या के 5 केस बने और सब में बाइज्जत बरी भी हुए। लेकिन एक लंबे समय तक उस आरोप को उन्होंने अपने माथे पे झेला। तो जब मैं बड़ा हुआ, मैं अकेला लड़का था, तो मुझ पे आरोप बनाने की शुरुआत हो गई, क्योंकि मेरे दुश्मनों की संख्या बचपन से रही है। तो वो आरोप जब मुझ पे बने तो एक मुझ पे केस बना दिया गया, जिस केस में मुझे कुछ ऐसी स्थिति का केस बनाया गया घुमा के कि मुझे जेल जाना ही जाना था। बचने का कोई उपाय हो नहीं रहा था, पुलिस को ले दे के निपट नहीं रहा था। अब मैं घबराहट में था, क्योंकि जेल कौन जाना चाहता है, पहले तो डर ही लगता है। तो फिर एक घटना घटी। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि तुम दिल्ली चले जाओ। ये घटना मैं थोड़ी बोल चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी आपको पूरी समझने के लिए इसको आराम से समझना पड़ेगा। तो मेरे घर वालों ने मुझसे कहा तुम दिल्ली चले जाओ, सिस्टर के पास रहो, आप दिक्कत में मत हो, प्लीज़ एंजॉय। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाओ, सिस्टर के पास रहो, हम कोशिश करेंगे केस सॉल्व आउट हो जाए, उससे कुछ हो जाए तो फिर आप आ जाना। मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जब गया तो 2 दिन मैं दिल्ली रहा। तीसरे दिन रात में मुझे एक स्वप्न आया। यह स्वप्न मेरे लिए दिव्य था। हो सकता है आपको बताऊं, आपको इसमें दिव्यता नजर आए। मेरे लिए दिव्य था। मुझे उस स्वप्न से पहले यह बता देना चाहता हूं कि मैंने ओशो का कभी भी वो फोटो नहीं देखा था जो उस स्वप्न में मैं चेहरा देख रहा था, और वीडियो भी नहीं देखा था।
लेकिन ओशो का एक आपने देखा होगा चित्र वीडियो भी, जिसमें ओशो बिल्कुल नहा के आए हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हैं और नहा के आए हैं, बिल्कुल बाल एकदम चिपके हुए से हैं, टोपी भी नहीं लगाए। ये फ़ोटो मैंने उस समय तक और वीडियो भी नहीं देखा था। लेकिन मुझे रात में स्वप्न आया कि मैं ओशो के सामने बैठा हूँ, वहाँ पे सभागार में ओशो आके बैठे हैं और मैं बिल्कुल सामने हूँ जैसे आप सामने बैठे हैं, और ओशो ने ऐसे करके मुझे कहा कि यहाँ आओ। तो मैं उठ के गया हूँ, उनकी इस कुर्सी पे मैंने ऐसे करके हाथ रखा और मैंने कान किए। अब ये बड़े मज़े की बात है, मैंने स्वप्न में मैं पैर नहीं छुए, वरना गुरु जी पैरों में पड़ जाना या ऐसा होता, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं, तो मैंने किया ही नहीं। तो स्वभाव जो नहीं था वो मैंने नहीं किया। मैंने उनके हाथ रख के उन्हें पूछा कि आप बताएं। तो उन्होंने मुझसे हल्के से पूछा, क्या तुम्हारे वस्त्र साफ हैं? तो मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा हाँ वस्त्र साफ हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने था। उन्होंने कहा देख लो थोड़ी बहुत गंदगी हो तो उसको साफ कर लो, फिर तुम्हें मेरे साथ चलना है। फिर स्वप्न खत्म हो गया। मेरी आंख खुल गई रात को 2 बजे। मैं एकदम विचलित कि स्वप्न कैसा था, ये क्या कहना चाहता है। फिर मेरा अपनी इतनी समझ थी कि मैं उसको अपने ढंग से ही देखता हूँ। सच बताएं मेरी समझ कुछ ऐसी है कि मैं अपना फ़ायदा देख लेता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं अपना फ़ायदा देखता हूँ। मुझसे ज़्यादा लालची आदमी, मुझसे ज़्यादा मतलबी स्वार्थी इस दुनिया में नहीं मिल सकता। मैं हर चीज़ में अपना फ़ायदा देख लेता हूँ और हो भी जाता है। तो मैंने उस स्वप्न में ये देखा कि लगता है वो उस दाग की बात कर रहे हैं जो अनजाने में लगे होंगे, और वो चाहते हैं कि इसको सॉल्व कर लो, इसको साफ कर लो। और राइट नाउ इसी समय मुझे जेल जाने का अवसर है। तो जेल एक वॉशिंग मशीन है, मैं उसमें वस्त्र की तरह जाऊंगा और फिर जो भी होगा साफ होके निकलूंगा। जेल से आने के बाद फिर मैं पर्दा नहीं, अब कोई खुदा का जीने वाला हूं, लेकिन पहले धो तो लूं। तो फिर मैं उसी रात मैंने फैसला किया, मैंने बहन को बोला कि मैं घर जाना चाहता हूं और मुझे सरेंडर करना है। उससे सरेंडर, ठीक है अगर तुझे लगता है वैसे देख ले, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे करना है। वो जानती थी सब जिद्दी तो है, करेगा वही। तो वहां से मैं अपने घर पहुंचा। नेक्स्ट डे मैं अदालत में जाके अपने को हाजिर कर दिया। और वो दौर वो था जो बहुत मेरा परिवार संघर्ष से गुजर रहा था, आर्थिक और सब चीज़ों के लिए, कि कहीं से कोई रास्ते खुल जाएं सोर्स ऑफ इनकम के, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में मैंने देखा हुआ था अपने परिवार को, और फिर एक बर्बादी की स्थिति पे। तो ऐसी स्थिति में परिवार को समझ में नहीं आ रहा था अब ये लड़का भी इस तरीके के आरोपों में फंस के जा रहा है, क्या होगा। खैर उन्होंने भी जाने दिया। तो मैं आपको बताऊं कि जेल एक कठिन यात्रा होती है, लेकिन अस्तित्व में विश्वास मानिए, मुस्कुरा के आप कोई काम कर लीजिए, कोई भी कठिन यात्रा सहज हो जाती है। क्योंकि मैंने उसको स्वीकार किया और मैं गया। मेरे साथ उसी शहर के 2 डॉन लड़के, जो वहां डॉन बोले जाते हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया था। और वो दोनों डॉन वो थे जो कभी को मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। तो मेरे लिए तो वो मुझे भैया बोलते थे, वो मेरे मोहल्ले के ही थे। उन्होंने भी सरेंडर किया था और उनका एक भाई ऑलरेडी जेल में था, किसी केस में उन्होंने किसी की हत्या की थी, तो तीनों लोगों पे आरोप था। तो वो दोनों मेरे साथ गए। तो उनके साथ जाने का फायदा ये हुआ, वो पहले कई बार हो आए थे वहां पे, तो मुझे सारी गाइडलाइन मिलती रही। मेरे जैसे असिस्टेंट परमात्मा ने 2 बना दिए कि ये तुम्हें लेके जाएंगे, आराम से घुमा उमा के ले आएंगे। तो मैं वहां पहुंचा तो पहली रात मुझे वहां पे 5 कंबल दिए गए। 5 कंबल दिए जाते हैं, आपको मालूम, सरकार बहुत आपका ख्याल रखती है, ठंड ना लगे। 5 कंबल, ठंड के दिन थे, तो सरकार आपको 5 कंबल देती है, 1 कटोरा देती है खाने के लिए और 1 लोटा देती है पानी और धोने के लिए। पीने और धोने के लिए 1 ही कटोरा चलता है, लोटा। तो इस तरीके से दिया गया। लेकिन सरकार की मेहरबानी कुछ ऐसी थी कि वो 5 कंबल अगर मैं सिल के जोड़ भी लूं तो 1 कंबल नहीं बनता। ये मैं सरकार का राजपास भी कर रहा हूं। तो 5 कंबल जोड़ के 1 कंबल नहीं बनता, लेकिन ठंड के दिन थे। तो वहां पे एक कैदी ने, क्योंकि कैदियों के पास जो अच्छे कंबल होते हैं वो बाहर के उनके घर वाले ला के देते हैं, जो 1 आध दिन रुकने के बाद मेरे पास भी आने वाला था, तो वो घर वाले ला के देते हैं। तो एक कैदी ने मुझे, मैं ठंड में सिकुड़ा लेटा था,
स्वभावगत मैं किसी को कह नहीं रहा था, उसने मुझे कंबल दिया। अब ये बताओ कि मैं परमात्मा को धन्यवाद दूं कि उस कैदी को धन्यवाद दूं? परमात्मा को धन्यवाद दूं कि उस कैदी को धन्यवाद दूं? अब वहां पे मैंने परमात्मा को धन्यवाद ना देके कैदी को धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि इस कैदी कितना अच्छा है। अगर मैं परमात्मा को धन्यवाद देता तो ये होता परमात्मा ने इसके दिमाग में ऐसी चीज पैदा की कि स्वामी जी को कंबल दे दो, और परमात्मा बहुत सेटलमेंट करता है। लेकिन जब मैंने सोचा कि कैदी ने मुझे अच्छा किया, कैदी प्यारा है, तो मेरे दिमाग में पहली बार किसी अपराधी के लिए सम्मान आया। ये अगर मैं परमात्मा को धन्यवाद दे सकता था, लेकिन उसमें फिर शायद ये भाव नहीं आता कि ये कैदी अच्छा है, लेकिन मैंने कैदी को जो था वो धन्यवाद दिया। फिर नेक्स्ट डे मैं जब उठा, मॉर्निंग हुई, तो वहाँ की दिव्य मॉर्निंग थी। पहली बार इतना अवेक मैं सुबह को देख रहा था, जितना अवेक देखना मैं भूल चुका था। आप लोग जब बच्चे होते हैं तो सुबह उठते हैं तो बड़ा ताज़ा ताज़ा सब दिखता है, बिल्कुल अच्छी रोशनी दिखती है, हवा में गंध भी अच्छी होती है, सब अच्छा होता है। लेकिन आप रोज़ देखते देखते उसको महसूस करना भूल जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में जब ध्यान घटता है या कुछ ऐसी घटना घटती तो फिर से आँख ताज़ी हो जाती है। वो जेल की सुबह मेरे लिए बड़ी ताज़ी थी। मुझे अभी भी बिल्कुल स्पष्ट याद है कि कैसी धूप खिली थी, कैसे सब कैदी बैठे थे, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई बात कर रहा था, बाहर निकल के सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। तभी फिर वहीं के कैदी, हर जेल में बैरकें होती बहुत सारी, उसमें 9 बैरकें थी, जिसमें नवी बैरक में मैं था, और वहाँ पे हेड होता है हर उसका बैरक का। तो उस बैरक का एक हेड आया और उसने तुरंत सबको लाइन में लगवाया, नए कैदी जो आए लाइन में लग जाए। सब लाइन में लग गए, वो लड़के भी दोनों लाइन में लग गए, लेकिन वो मस्त खड़े थे। तो उसने कहा कि आप लोग यहाँ आए हो, जानते हो ये आपको सुधारने के लिए। देखो पहले उसका मोरल लेक्चर था, वो बिल्कुल संत की तरह लेक्चर दे रहा था, ये आपको सुधारने के लिए, ये है वो है। फिर धीरे धीरे संत से उसका स्वरूप बढ़ते बढ़ते दुष्ट की तरफ चला गया। उसने कहा ये पड़ोस में नाला है, आप सबको इसको उतर के साफ करना है, और इस नाले में दारू पी पी के उसकी बोतलें फेंकी गई हैं, जिसकी कांच भी होगी तो पैरों में भी लग सकती। उसने जब ये कह दिया तो सब में घबराहट हुई, मुझ में भी हुई। देखिए मैंने कहा अब आ ही गया हूं तो जो कराएंगे कर लेंगे, नाले में से उतर के साफ करना है तो कर लेंगे। तो मैं तो बढ़ने लगा, बाकी सब लोग शायद पहले से ट्रेन थे, जानते थे कि ऐसा नहीं होता। मैं बढ़ने लगा तो मुझे फिर पीछे से आवाज आई, रुको एक सुनो, जो नहीं करना चाहते हैं उन्हें 200 रुपए देने पड़ेंगे। 200 रुपए में परमात्मा से सेटलमेंट हो जाएगा। 200 रुपए में परमात्मा का सेटलमेंट सब अच्छा है, लेकिन 200 रुपए आप लाओगे कहां से, जिसमें आपको एक एक चीज आपकी चेक कर ली जाती है, सब रख ली जाती है, रुपया भी हो, अगर घड़ी हो, कुछ हो, सब रख लिया जाता है। तो 200 रुपए आप दोगे कहां से? तो उसके लिए ये होता है कि आप जेल आए हो, आपकी मुलाकात आएगी, आज कोई ना कोई घर से मिलने आएगा, कल कोई ना कोई मिलने आएगा, तो उनसे 200 रुपए ले लेना, थोड़े ज्यादा ले लेना। यहां और भी चीजें मिलती हैं, बिस्किट बिस्किट भी मिल जाते हैं, मूंगफली भी मिलती है। मैंने कहा चलो फिर पैसे तो दे देंगे। तो इस तरीके से वो मुझसे काम नहीं कराया गया। और उस लड़के ने कहा, जो मेरे संग 2 गए थे, अग्नि अंशु उनका नाम था, तो उसमें अग्नि ने कहा भैया कोई बात नहीं, पैसे अगर नहीं होंगे मैं दे दूंगा। तो उसके बाद फिर अग्नि ने मुझसे एक और कहा कि भैया ऐसा करो, तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, तुम्हारे लिए कठिन है, तुम अस्पताल में हमारे साथ जो है ट्रांसफर हो जाओ। जेल में एक अस्पताल भी होता है, वो बैरक ही होती है, उसको अस्पताल बोलते हैं। बस वहाँ ये अच्छा होता है कि वहाँ रोटी अच्छी मिलती है, सब्जी अच्छी मिलती है, और रोज आधा लीटर दूध भी मिलता है। वो जेल में अस्पताल होता है, लेकिन जेल। और वहाँ पहुँचने की एक ट्रिक होती है कि वहाँ आप अपने को बोलो कि आप बीमार हो, तो डॉक्टर आपको एक बना के दे देगा, ये बीमार है, उसके वो 150 रुपये लेता था, और वो 15 दिन तक कार्य करेगा। मतलब 150 रुपये में 15 दिन आप रह सकते हो वहाँ पे। ये सन 97 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ पे 150 रुपये में आप 15 दिन रह सकते थे। तो ऐसी स्थिति में वो बोला आपका वहाँ ट्रांसफ़र करा देते हैं,
आप 150 रुपये मैं दे देता हूँ, आप वहीं चलो। तो उसने मेरा वो ट्रांसफ़र करा दिया। जब वहाँ मैं पहुँचा तो बैरक में, जो अस्पताल की बैरक होती, वहाँ है केवल हिटलर पहुँचते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं पहुँचते। वहाँ कोई 5 कत्ल करने वाला, कोई 10 कत्ल करने वाला, कोई बड़ा हिस्ट्री शीटर, कोई जेल तोड़ के भागा हो, ऐसा, मतलब मुझे वहाँ हर टाइप के लोग मिले। एक शेर की खाल जिसने बेची थी, पकड़ा गया था, वो भी था वहाँ पे। और एक जेल तोड़ के 3 लोग भागे थे, जिसमें 2 की शूट हो गए थे और एक को पैर पे गोली लगी थी। वो जिस पे पैर पे गोली लगी थी, ज़हीर, वो भी वहाँ था। एक माशूक करके था। एक हमारे शहर में गांव है बाटी गांव, वो बाटी गांव इतने हत्यारों का गांव है कि आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक उस गांव की आबादी नहीं बढ़ी। जितने पैदा होते हैं उतने इस गांव में हत्या हो जाती है। और उसी गांव के लोग जेल की हर बैरक में हेड हैं। वो बड़ा मतलब IAS का गांव है, तो वहाँ पे सभी लोग बुद्धिमान बहुत और हिम्मतवर लोग होते हैं। तो इस तरीके से मैं उन लोगों के बीच रहा। ये जो वहाँ रहना था, मेरी जिंदगी में मेरी सोच को पूरी तरीके से बदल देने वाला था। वहाँ मैं हथियारों के बीच था जो एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे और पैर दबाते थे। मतलब ये पैर बदमाशी में नहीं दबाते थे, फिल्मों में ये गलत दिखाया जाता है, किसी किसी की बदमाशी में दबा देते हो। वहाँ किसी को एक की तकलीफ है, दबा देते थे। मैं सन्यासी था, वहाँ ध्यान करता था, मेरी वो रिस्पेक्ट करते थे, मेरे पास बैठ के वो किस्से सुनते थे। और उन्होंने जो कत्ल किए, उन्होंने जो बातें कही, कैसे की, वो बताते थे। तो जब मैं उनका पूरा प्रोसेस सुनता था कि कत्ल का प्रोसेस, बलात्कार का प्रोसेस, हत्या का प्रोसेस, शेर की खाल को तस्करी का प्रोसेस, मैं बड़े प्रोसेस सुने वहाँ बैठ के। तो मैं जब वो सुनता था तो उसमें एक माइंडसेट चेंज होता है। आप लोग जो अब मैं कहने जा रहा हूँ इसको अनुभव करो। आपने संजू फिल्म देखी? शुरू से ही वो आपको जब दिखाया जा रहा है तो वो हीरो है, फिर वो चाहे जो भी करेगा वो हीरो है। आपने कुछ ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें विलन का कैरेक्टर होता होगा, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी वगैरह विलन, लेकिन हमारे नज़र में वो स्टार्ट है तो वो हीरो है और फिर वो जो भी करेगा हीरो है। तो जब आप किसी की कहानी शुरू से सुनते हैं बैठ के, तो वो आपके लिए हीरो होता है, चाहे कुछ भी करता हो। दिस इज माइंडसेट, ये हर एक के दिमाग में। अगर आप शुरू से किसी की कहानी सुनेंगे तो आपको वो अपराधी नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि अपराध है, लेकिन आप बहुत सरलता से कर रहे हैं। टैक्स तो कम से कम सभी कोई मार रहा है, अपराध है, और टैक्स तो मार ही रहे हैं, कम से कम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि वहां पे मैंने हर इंसान को बहुत नज़दीकी से देखा, उसकी ज़िंदगी को महसूस किया, और मैंने ये देखा कि पहली बार एक ऐसा जगत जहां स्त्री ना हो तो पुरुष क्या करेगा। आपने एक चीज़ सुनी होगी, और वो है कि भगवान शंकर का एक रूप जिसमें वो अर्धनारीश्वर है, आधी नारी आधी पुरुष। ये आधी नारी और आधी पुरुष के संबंध में बड़ी फिलॉसफी है। हमारा आधा व्यक्तित्व ऐसा होता है, हमारा आधा व्यक्तित्व वैसा होता है, ये सब बहुत फिलॉसफी है। चलो हम मान लेते हैं आपके अंदर नारी है, आधी नारी है, और नारी को मान लेते हैं कि उसके अंदर आधा पुरुष है। लेकिन ये कब निकलता है? ये कब निकलता है? ये तब निकलता है जब वहां सामने जिसकी जरूरत होती है अपोजिट पार्ट की, वो होता नहीं। जेल में सबको एक स्त्री चाहिए, वहां है नहीं, तो जेल में होमोसेक्सुअल भी लोग हो जाते हैं, और साथ साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम करके उनका ख्याल रखने वाले भी। माशूक बहुत बड़ा बदमाश था, लेकिन वो इतना सरल था कि मैंने माशूक से ज्यादा सरल इंसान नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मैंने उसकी बाहर आके बड़ी तारीफें की। माशूक के पास हृदय था, वो रोता था, जबकि कत्ल किए थे उसने कई। तो वहां पे मुझे ये लगा पहली बार कि कोई भी इस दुनिया में अपराधी नहीं होता। इस दुनिया के सिस्टम में हम अपराधी हो जाते हैं। सिस्टम इज करेक्ट, सोसाइटी इज करेक्ट,
इसलिए मेरी बातों में आप लोग एक बात स्पष्ट जानेंगे कि मुझे समाज से गुस्सा है, मुझे किसी व्यक्ति से गुस्सा नहीं है, मुझे व्यक्ति से गुस्सा नहीं है। और जब मेरे साथ कोई व्यक्ति कोई बिहेव करता है और मेरे साथ अपराध करता है, मेरे पैसे लेके भाग गया, कोई कुछ कर गया, कोई मेरे साथ कुछ कर गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, ये होता ही रहता है लगातार। ऐसी स्थिति में उनको माफ करने का जो हृदय है, ये वहां से आता है, उन 10 दिनों से आता है जो 10 दिन मेरे जेल में बीते। ये उन 10 दिनों से मैं निर्मित हुआ कि मैं दुनिया में हर व्यक्ति को माफ कर सकता हूं। मेरे साथ कोई बुरा बिहेव करे मैं माफ कर सकता हूं, मुझे कोई ठग ले मैं माफ कर सकता हूं। मुझमें माफ करने की बड़ी कला है, जबकि मेरे अंदर इतनी समझ है कि मैं जिसको चाहूं बर्बाद कर सकूं। क्योंकि बहुत लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि मेरी माफी कायरता से नहीं निकलती, मेरी माफी मेरी समझ से और साहस से निकलती। कोई भी व्यक्ति जो मेरा अहित कर रहे हैं, जिनको पता है कि इसको भी पता है कि मेरा अहित कर रहे हैं, वो व्यक्ति एक भी कहीं बोल दें कि मैंने उनका अहित करने की कभी कोशिश की। रामिया सिंह हाजिर हो, आप लोगों को पता होगा रामिया सिंह कैसे पता नहीं एक झूठी आईडी बना के मेरे पीछे पड़े ऐसे, मतलब कुल मिला के झूठी के पीछे भी तो कोई सच्चा था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे पास ये जो बड़ा हृदय सब चीज झेल लेने का है, ये उन 10 दिनों से आता है। और ये मेरे अध्यात्म का पहला चैप्टर है जहां पे मुझे अच्छे बुरे की सोच खत्म हो गई। नहीं तो उस चैप्टर से पहले मैंने लोगों को पीटा है, मैंने चोरों को पकड़वाया है, मैंने लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा है। मैं उसी शहर के अंदर ऐसी स्थिति में जिया हूं कि मुझसे घबराते थे लोग कि ये बहुत बड़ा गुंडा टाइप का, इससे भिड़ना नहीं। उसी शहर में मैं कह सकता हूं, पुलिस थाने में जाके पता करो कि किन की लड़ाइयों में सबसे बड़ी फायरिंग हुई है, तो आपको पता लगेगा कि 40 मिनट तक लगातार फायरिंग करने का जो इतिहास है वो भी हमारे परिवार के नाम। एक दौर था जब उस दौर में मैंने वो दौर देखा है कि हथियार, बम, कट्टे, बारूद सब देखा, बहुत ऐसी आमने सामने देखा। इसलिए मुझे अगर कोई कट्टा निकाल के डराए तो मैं यही कहूंगा, बेटा छोड़ो, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन सन्यास के बाद मेरी इतनी समझ घटी, मुझे इस जेल की यात्रा में ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने सबसे पहले वो व्यक्ति जिससे हमारे पिता की लड़ाई चलती थी और जिसने लड़ाई में बहुत लोग मारे गए इधर उधर के, मैं सबसे पहले उसके दरवाजे पे जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मैं आया हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मारना चाहो मार लो, गले लगाना चाहो गले लगा लो, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी आज समाप्त करते हैं। और वो समाप्त हो गई। उसके बाद से एक भी केस नहीं, ना उनके ऊपर हमारे पिता ने किया, ना उन्होंने मेरे ऊपर। हम लोग मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, ना अब उसे बंदूक लेके घूमना पड़ता है, ना अब हमें तमंचा रख के सोना पड़ता है। लेकिन ये समझ उस जेल में डेवलप हुई, ये समझ उस कारागार में डेवलप हुई जिस कारागार में या तो कृष्ण पैदा हुए थे या सखा पैदा हुआ। ये उसी कारागार का एक बहुत जीता जागता प्रमाण। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी समझ डेवलप करनी है कि ये बुरा ना लगे और ये बुरा ना लगे, तो आप इस तरीके का माहौल बनाएं। और अब आपको कहना चाहता हूं वो आंसर जिसके लिए आप इतनी देर से प्रतीक्षारत हो। आपको मेरी इस कहानी को आपके जो एम्प्लॉई हैं उनको सुनाना चाहिए, जिससे उन एम्प्लॉई को सुनाने के बाद फिर उस मालिक का दर्द बताना चाहिए, जिसका दर्द अगर सही से नहीं सुना गया तो वो मॉल ही नहीं रहेगा जिसमें जॉब होती है। समझ रहे हैं? उनको ये बताओ, उनको सुनाओ,
उनको कहो कि ये समझने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं। जब तक हम इस समाज में ऊंचे नीचे तलों के बीच एक ऐसा माध्यम डेवलप नहीं करते जिससे हम ये समझा सकें कि उसकी दिक्कत क्या है और मेरी क्या है, और यही कम्युनिकेशन गैप ही जगत की सबसे बड़ी दिक्कत है। ये बाप बेटी के बीच भी होता है, माँ बाप के बीच भी होता है, ये सबके बीच में हो जाता है, क्योंकि सबके अनुभव अलग हैं और हर आदमी अपने अनुभवों को सही मानता है और वो सही भी हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये एहसास हो कि उसका अनुभव ठीक है, तो उसे ये भी समझ डेवलप होनी चाहिए कि दूसरे के अनुभव भी ठीक हो सकते हैं। हमने इस जगत का इस ढंग से तो निर्माण किया कि एक व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे जेल भेज दें, लेकिन इस तरीके से निर्माण नहीं किया कि हम उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले एक अवसर दें जब वो बता सके कि इस तरीके की मेरी ज़रूरत है, जिसे पूर्ति ना होने पे मैं अपराध की तरफ बढ़ रहा हूं। एक बात पूछो, एक लड़का जो किसी लड़की को छेड़ने की तरफ बढ़ रहा है, उससे पूछो कि वो छेड़ना क्यों चाहता है। एक हत्यारा, उसे एक मौका दो ये बताने का कि उस आदमी ने कितना सताया है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, हत्या जैसी चीज ही होने वाली। एक बच्चा जिसमें क्रोध भरा हुआ है, उसको एक अवसर दो माँ बाप को घूंसा मारने, ये तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन थोड़े से लोग जो ये कर पाएंगे, जो अपनी समझ में ऐसा बन पाएंगे, उनके लिए कह सकते हैं कि चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। चश्मा ही तो है जिसके कारण सब तकलीफें हैं, देखने का नजरिया ही तो है जो अच्छा हो सकता है और बुरा हो सकता है। मेरे नजर में इतनी ओपनती चीजें हैं जो मेरे व्यक्तित्व को अच्छा भी बनाती हैं और आप लोगों की नजर में कंट्रोवर्शियल भी, और वो सब चीजें इतनी सहज हैं कि मैं बड़ी सहजता से घटित हो जाती हूँ। जैसे मैं प्रेम किसी को बहुत आसानी से कर लेता हूँ और उतनी ही आसानी से उसे भूल भी जाता हूँ, छोड़ भी सकता हूँ। फिर अपनी तरफ से मैं किसी को छोड़ता नहीं और जाए तो मैं रोकता नहीं। अब ये बात बड़ी अजीब सी, अब ये बात बहुत अजीब सी है कि अपनी तरफ से पकड़ता नहीं, छोड़ता भी नहीं, रोकता भी नहीं, और ये भी नहीं कहता चले जाओ। मैं शेर कहता हूं कि तू चाहे तो जा सकती है मुझे छोड़ के कहीं भी, तेरे हाथ में मेरा हाथ है, जंजीर तो नहीं। लेकिन संबंधों का ये नजरिया लोगों को समझ में नहीं आता। मेरी बेटी का जब विवाह हुआ तो विदाई में कोई क्या कहता है, बेटा खुश रहो, जाओ, ऐसा हो वैसा हो। मेरी बेटी की विदाई हुई, मैंने उसे कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, तुमने प्रेम किया, चलो विवाह कर लिया, ठीक है, खुश रहो, कभी कोई दिक्कत है बता देना, मैं तलाक करा दूँ। क्योंकि तलाक में बड़ी दिक्कत है, अब तो 3 तलाक में दिक्कत। 3 तलाक बहुत अच्छा ढंग था, मैं 3 तलाक के फेवर में बोल रहा हूँ। विवाह जितना हो सके मुश्किल बनाओ, सोच लो, समझ लो, करना है कि नहीं करना। मेरा मानना है जब कोई व्यक्ति विवाह की तरफ कदम बढ़ाए तो उसके परिवार के सारे लोग जो विवाह से दुख पा रहे हैं उसके पास जाके उसे ज्ञान दें, अनुभव दें कि समझ लो, सोच लो, देख लो, जितना हो सके मुश्किल बनाओ, विवाह देर में राजी हो। और जब तलाक की नौबत आए तो तलाक तलाक तलाक, बहुत अच्छी बात है। इतना इजी कि आपको उस औरत को पीटने का नंबर ना आए, आपको उस औरत की हत्या करने का विचार ना आए। तलाक सहज होना चाहिए, लेकिन तलाक कॉम्प्लिकेटेड हो गया। विवाह कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, विवाह सरल हो गया। ये दुनिया बड़ी उल्टी हो गई। मैं तो कहता हूं, जैसे मैं सन्यासियों के लिए एक बार एक कैंप रखा था जिसमें मैंने कहा था कि भाई, जैसे मैंने ये वाला कैंप रखा कि धार्मिक मूर्ता डिलीट शिविर, वैसे ही मैंने कैंप रखा था सन्यास वापसी शिविर, कि जिन लोगों को सन्यास संभाला नहीं जा रहा, अभी सेटलमेंट नहीं हो रहा, परमात्मा राजी नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा,
पीड़ा हो रही है, सेक्स का दमन हो रहा है, सब हो रहा है, वो अपनी माला वापिस करो और सारे उपद्रव शुरू करो। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि शादी के हर 2-3 साल बाद पंडित को दोबारा आना चाहिए और पूछना चाहिए सही चल रहा है या फेरे वापस करवाएं। हाँ, पूछ लेना चाहिए और विश्वास मानना। उल्टी बात कह रहा हूं, अगर तुम ये नहीं पूछते हो तो हर व्यक्ति 6-7 साल के अंदर तड़प रहा है कि यार ऐसा हो जाए तो बढ़िया। और अगर तुम ये पूछते हो, एक नियम बना देते हो कि हर 3 साल बाद पूछेंगे, तो विश्वास मानना उनमें प्रेम बरकरार रहेगा और कभी ये विचार नहीं आएगा कि छोड़ दें। ये बहुत उल्टा विज्ञान बता रहा हूं लेकिन परफेक्ट है। अगर आपको ये कहा जाए छोड़ सकते हैं, जैसा कि प्रेम में होता है छूटने का भय, कभी छोड़ सकती, तो आदमी ऐसे कहता छोड़ ना दे, बस पूरा लगा ही रहता है, लड़की भी लगी रहती, लेकिन पत्नी कहती अब तो होएगी, अब तू कहां जाएगा। तो एक गाना था, एक फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसका एक गाना था, वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। फिर वो लड़का गाता है कि वो औरत है तू महबूबा, तू सब कुछ है वो कुछ भी नहीं। कारण है, एक पत्नी सोचती है तू जाएगा कहां, इसलिए वो आप पे ख्याल नहीं देती, आपका ध्यान नहीं रखती, क्योंकि सुरक्षा हो गई। और एक प्रेमिका सोचती है कि तू कहीं चला ना जाए, इसलिए वो ख्याल रखती है और सब कुछ सोचती है। ये प्रेम की और शादी की दिक्कतें हैं, और ये इतनी गहरी दिक्कतें हैं कि जो प्रेमिका तुम्हारी हो और पत्नी हो जाए तो बिल्कुल ऐसे ही मामला है कि प्रेमिका जब थी तो एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर बन रहा था, और जब शादी हुई तो एक पंडित आया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर गया, अपलोड कर गया, अगले दिन से एक्टिव। मतलब मेरी पत्नी की बता रहा हूं, रियल में मेरी पत्नी मेरे घर आती थी, वो आलू भी छीलती थी, सब्जी भी बना लेती थी, सब कुछ करती थी शादी से पहले। फिर शादी हो गई, शादी के नेक्स्ट डे मैं छत पे खड़ा था, मौसम सुहाना था, मेरा मन था ये आ जाए प्रेमिका मेरे पास, तो मैंने उसे आवाज दी, मैंने कहा ज्योति आओ ऊपर, और ज्योति तो पल्लू में। बोले मैं नहीं आ रही। मैंने क्यों? बोले पापा हैं। मैंने कहा यही पापा के सामने तू आलू छीलती थी, अब क्या हुआ? मैं उस दिन सोचा, मैंने कहा यार प्रेमिका से शादी की थी, ये तो पत्नी पहुंची, प्रेमिका पहुंची ही नहीं। उसी दिन से मैंने सोच लिया अगर कोई प्रेमिका बनेगी तो शादी नहीं करूंगा। ये बिल्कुल फैक्ट, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर गहरे में बैठा हुआ है। अभी अभी 5 दिन पहले ही हमने एक का विवाह करवाया आर्य समाज में, 5 दिन पहले 26 तारीख को हम और दिव्या जो थे उनके गार्जियंस का रोल किए। तो उनका जब विवाह कराया तो बस विवाह से पहले वो प्रेमिका, और जैसे ही विवाह हुआ उसके तुरंत बाद उसमें एक कब्जेदारी का एक सवाल उठा। अरे ये बोली अरे इतनी जल्दी एक्टिव हो गया। मैंने कहा सॉफ्टवेयर एक्टिवेट तो एक्टिवेट, वो तो काम अपना शुरू कर देता है। तो हमें समाज को इस ढंग से बड़ा करना है, कम से कम अपने समाज को, और अगर समाज को ना कर पाओ तो समझ को कर लो, क्योंकि समझ तुम्हें चलाती, समझ से ही तो तुम चलते हो, अपने जीवन को अच्छा करते हो, और समाज में भाई तुम रहते हो, इसलिए समाज अच्छा करो। 2 प्रयास सदा करने चाहिए, अपनी समझ को अच्छा करने का और समाज को अच्छे करने का, यही धर्म है। इन दोनों चीजों के बीच में तुम परमात्मा भी जान जाओगे, तुम परमात्मा भी जान जाओगे कि कोई परमात्मा नहीं होता। डिलीट, परमात्मा जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी परमात्माएं तुम्हारी दिमाग की कल्पना के, कल्पनाएं अगर पूरी भी हो जाए तो कोई आनंद नहीं मिलता। जैसे आप मास्टरबेशन करने के बाद कोई आनंद नहीं पाते, क्योंकि आपने कल्पना थी उसको पूरा कर लिया। तो जो स्त्री पुरुष की मैं बात कह रहा था कि एक स्त्री पुरुष के अंदर दोनों जो दबे होते हैं वो निकल आते हैं जब स्त्री नहीं होती, जब विपरीत नहीं होता।
निश्चित ही स्त्रियों की जेलों के बारे में अगर सर्वे करोगे, जहां पे केवल स्त्रियां रहती हैं, तो उन स्त्रियों में डकैत भी, मतलब अकड़बजाली भी मिलेगी और गुंडा बदमाश भी मिलेगी। वहां पुरुष निकल आते हैं। जिस जेल का मुझे अनुभव है वो पुरुषों की जेल थी, जहां पुरुषों के अंदर से सौम्यता निकल आई। तो निश्चित ही स्त्रियों की जेल का सर्वे करना चाहिए और वहां पता लगेगा इनके अंदर का गुंडा निकल आता है, क्योंकि उनके अंदर विपरीत पुरुष बैठा हुआ है। और आप देखो कि एक इंसान जो कि मास्टरबेशन करता है, तब जब विपरीत अवेलेबल नहीं होता, पुरुष अवेलेबल नहीं होता तो स्त्री करती है, स्त्री अवेलेबल नहीं होता तो पुरुष करता है। और दोनों के वक्त उनके अंदर से, पुरुष के अंदर से स्त्री बाहर होती है और स्त्री के अंदर से पुरुष बाहर होता है। लेकिन इन विचारों को हम सोचने समझने की कोशिश नहीं करते। हम नहीं कोशिश करते कि इस तरीके से ये सब चीजें क्यों हो रही। तो आप चाहे ध्यान कर लो, चाहे ज्ञान कर लो, चाहे योग कर लो, चाहे तप कर लो, चाहे गुरु के आश्रम में रह लो, चाहे गुरु के प्रवचन में बैठ लो, जब तक आपके अंदर से अच्छे बुरे का भाव है, आपको ध्यान यान कुछ भी नहीं घटेगा, कुछ भी नहीं घटेगा। क्योंकि ज्यादा नहीं मैं कहता, मैं कम पढ़ा लिखा हूं आप सबसे कम मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन जीवन दर्शन मेरे पास अधिक है। और उसके आधार पर कहता हूं, दुनिया के किसी भी संत को, जिसको तुम संत मानते हो, बुद्ध मानते हो, तुम्हारी नजर में बुद्ध हो, उसके जीवन में एक गुण तो देखने को मिलता ही मिलता है कि वो किसी के प्रति हिंसा से नहीं भरा हुआ। और अगर कोई हिंसा से भरता भी है, कोई कृष्ण जैसा महाभारत भी कराता है, तो उसका किसी से बैर नहीं है, वो खेल के तहत करा रहा है। वो जानता है कि कोई मरता नहीं, और वो ऐसा नहीं है कि खिसियाया हुआ है किसी से, तो कुरुक्षेत्र भी हो जाता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पहली जो है बात, कि आपके अंदर से अच्छे बुरे की सोच मिटनी चाहिए। जब तक ये नहीं मिटेगी, आपकी जिंदगी में एक सही दिशा में कदम नहीं बढ़ेगा, हमेशा दूसरों में उलझे रहोगे। हर कदम के पीछे तुम सोचोगे अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है। लोगों की पूरी जिंदगी में जो काम नेताओं ने किया, दुनिया के टुकड़े कर करके उन्होंने पृथ्वी के टुकड़े कर दिए, भारत, रूस, अमेरिका, ये वो, फिर भारत के अंदर छोटे छोटे कर्नाटका, कभी ये कभी वो, दुनिया भर की चीजें, फिर उस पर भी टुकड़े। जिस तरीके से टुकड़े करे नेताओं ने आपकी भूमि के, आपके देश के, उससे ज्यादा गुनहगार हैं तुम्हारे वो सन्यासी जो तुम्हारे चित्त के टुकड़े कर देते हैं। हर सन्यासी ने, जिसने तुम्हें नियम दिए, उसने तुम्हारे चित्त के टुकड़े किए। पूरे तुम्हारे 24 घंटे को ऐसा बांट दिया है कि हर वक्त तुम सोचते रहते हो, खाना खाते सोचते हो ये सात्विक है कि नहीं, स्त्री के साथ सोते सोचते हो हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, दुकान पे बैठे सोचते हो यार जी हमने लालच तो किया नहीं किया। तुम 24 घंटे तुम्हारे बाबा जी तुम्हारे माथे पे बैठे हैं और वो तुम्हें बता रहे हैं तुम सही कर रहे गलत कर रहे। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का बाबा होकर तुम्हारे बीच आया, जहां जहां तुम्हें तुम्हारे बाबा जी डिस्टर्ब करें कि ये सही ये गलत, वहां मुझे याद करना पता लगेगा मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। कोई सही गलत नहीं होता सिवाय डिवाइडिंग माइंड के। अगर तुम किसी भी कृत्य में डिवाइडिंग माइंड हो, तुम अपराधी हो, तुम पाप कर रहे हो। और यदि तुम्हारे अंदर से डिवाइडिंग माइंड नहीं है तो जगत में कोई भी कर्म गलत नहीं होता, हत्या भी गलत नहीं होती। मैं ये बोलता हूं कि हत्या भी गलत नहीं होती, तो कई बार लोगों को ये लगता है बस यहीं पे आके ये भूल कर जाता है, बाकी तो बड़ा ज्ञान ही है। हत्या के फेवर में, सेक्स के फेवर में, नॉनवेज के फेवर में ये बैठ जाता, बस वहीं पे गड़बड़ हो जाती। मैं कहता हूं कि सोचो ये गड़बड़ तुम्हारी गड़बड़ है, क्योंकि तुमने एक पैरामीटर दे रखा है कि ये वाला तो अच्छा है लेकिन ये वाला गलत है। उससे प्रॉब्लम है, मुझ में कहां प्रॉब्लम है। कल मैंने देखा कि मेरी पोस्ट किसी ने शेयर की, उस पर कुछ लड़ाई चल रही थी मुझे लेके लड़ाई चल रही थी। मैं इसके बारे में सब जानता हूं, मैंने सुना हुआ है, लोगों ने मुझे बताया हुआ, बड़ा दुष्ट आदमी। अब मेरे आंसर तो आए, लेकिन मैंने कहा इसको भी मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ी देर और तड़पने देता हूं। मैं उससे कह सकता था कि ये बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ अच्छा बताया जा रहा था, तुम उसे बिलीव क्यों नहीं कर रहे।
बुरे को तो तुम बड़ी जल्दी बिलीव कर रहे हो, अच्छे को तुम बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? फिर बड़े सारे क्वेश्चन हैं, आज कह ही देता हूं, वो भी बात कर देता हूं। मेरे बारे में ये भी बड़ी खबरें उड़ाई जाती हैं कि मैंने किसी लड़की का रेप किया। मैंने यार आज तक उसे देखा नहीं जिसका रेप किया, मुझे तो बताए कम से कम। और जो खबरें उड़ाई जाती हैं, हाँ उसकी मां से मेरे संबंध जरूर रहे, ये मैं बता देता हूं, और उसकी मर्जी से रहे, और उसकी बेटी भी तब थी जब उसे पता था इसकी मेरी मां इसके साथ सो रही। लेकिन मेरे बारे में बड़ी खबरें उड़ाई जाती हैं, और वो भी अपने बारे में कोई नहीं बताता। मेरे बारे में जितने लोग मेरे ऊपर आरोपण करते हैं, मैं आज सबको कह देना चाहता हूं, तुम ये बताओ तुम्हारे जीवन का सत्य क्या है, वो लिखो। 6 साल तक तुम वो सत्य लिखो जो तुम्हारे जीवन का नग्न हो, तो फिर मुझसे बात कर लेना। लेकिन मेरे बस सिर्फ मुझसे खिसियाए हुए, निश्चित ही वो महिला खिसियाएगी। यहां पे सिर्फ एक महिला ऐसी बैठी है जो इस चीज को समझ सकती है, इसलिए मैं बात कह रहा हूं, महिला होने के नाते आज वो उस चीज का एनालिसिस करें। एक लेडी जो विडो हो, जिसकी एक बेटी हो, जिसको फाइनेंशियली बहुत सिक्योरिटी की तलाश हो, और जिसको शारीरिक रूप से इतनी डैमेज हो कि वो उठ और चल भी ना सके, अगर उसको करुणा के तहत मैं उसको इतना वक्त दिया कि मैं उसके साथ सो भी लिया, तो निश्चित ही उसे कुछ ऐसा प्रेम तो मुझसे हो गया कि जब वो जाता दिख रहा है तो वो मेरे लिए हिंसक हो गई है। आप समझ रहे हो? वो मेरे लिए इतनी हिंसक हो गई कि रात के 2-2 बजे भी पोस्ट डाल सकती है, वो 1 बजे भी डाल सकती है, वो मेरे ऊपर पूरी रिसर्च कर सकती है, इस आदमी ने कब कहां कहा, वो मेरे पूरे वीडियो को कर सकती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बहुत है, पढ़ी लिखी बहुत है, लेकिन साथ साथ वो एक मरीज है और बिस्तर पे ज्यादा रहती है, वो लैपटॉप और फोन और सबसे लगी रहती। मैं उससे कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें बंद करो। आरोपण तुमने लगा के तुमने कुछ फायदे किए, तुमने ब्लैकमेलिंग सीख ली, वो सब मुझे पता है। मुझे पता है कि तुमने किससे कितने पैसे लिए, अपनी लड़की का ये आरोप दिखा के भी इस तरीके से तुमने और लड़की ने प्लान करके कैसे लोगों को ठगा है मेरे खिलाफ बोल बोल के, ये मैं सब पता है। और मैं तब तक नहीं बोला था जब तक तेरी लड़की बालिग नहीं हो गई थी। अब वो बालिग है इसलिए बोल रहा हूं, मैं कानून का बड़ा सम्मान करता हूं। 18 साल से कम लड़की अगर कोई मुझे प्रेम का निमंत्रण दे तो कानून के तहत मैं 18 साल के होने का इंतजार करता हूं। मैं बड़ी अजीब बात कह रहा हूं, लेकिन कानून के तहत मैं समझता हूं, और मैं उसका तकलीफ समझता हूं। मैंने इसलिए उसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया। जो आदमी ओशो कुंभ में 70 लाख रुपए बर्बाद कर सकता है, वो 2 लाख रुपए खर्च करके किसी की हत्या भी करवा सकता है। और मेरे लिए हत्या अपराध नहीं है, ये मैं बता देता हूं। लेकिन मैंने फिर भी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरी समझ इतनी बड़ी है कि मुझे नहीं लगता हत्या की जरूरत है। तर्कों में मुझसे जीत नहीं सकते। ओशो के सारे सन्यासी मेरे खिलाफ बैठ के देख ले, मैं चैलेंज करता हूं। मेरे ऊपर जितने आरोप लगाए जाते हैं, जो भी लगाते हैं, मैं सबको कह रहा हूं कि इसको प्रूव करो। तुम्हारी खिसियाहटें मेरे प्रति हैं। एक लड़का मेरे पास रहता था, निखिल गोयल, वो उसके बारे में एक प्रश्न उठता है, आज उसका जवाब देता हूं यहां पे। उसके बारे में एक प्रश्न है कि वो आपकी प्रेमिका लेके भाग गया, आपने उसे क्यों निकाला? तो मैं कहता हूं प्रश्न में सुधार करो, निकाला कि भाग गया? भाई मैंने निकाला कि भाग गया, 2 बातें। निकालने का मतलब होता है वो जाना नहीं चाहता था, और भागने का मतलब होता है वो रहना नहीं चाहता था। अब आरोप मेरे ऊपर कहां है? अगर मैंने भगाया, इसका मतलब मैं इतना अच्छा था कि मुझे छोड़ के वो जाना नहीं चाहता था, और फिर वो चला गया और मुझे गालियां देता, तो सोचो उसकी गाली के पीछे कारण क्या है। सिंपली मैं जवाब दे रहा हूं, अदालत बैठी, और अगर मैंने निकाला तो इसका मतलब मेरी नजर में वो योग्य नहीं था। हां, मैंने उसके जीवन में कोई अवरोध पैदा किया हो तो वो बताओ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है, किसी को भी करता है, तो उसको उस प्रेम के साथ जीने का, समाज जानने का, उस दर्द को समझने की जरूरत है। इसके तहत मैंने उसको कहा कि अब तुम जाओ,
अब तुम्हें ये समाज को देखना चाहिए, थोड़ा सीखोगे। और आज वो बहुत से लोगों का जो गुरु है वो इसीलिए कि मैं उसे सीखने भेजा था। अगर मेरे पास भेजा होता तो वो आज भी चेला ही होता। अगर मेरे पास वो रहता तो चेला होता मेरा, अगर मेरे पास से चला गया तो गुरु हो गया। तो कुछ बड़ा ना, पदवी अच्छी हुई। इसमें क्या अपराध किया मैंने? हाँ, मैंने उसको खिलाफ कुछ किया हो, मैंने उसके कार्य में बाधा डाली हो, मैंने उसको लेके पोस्ट लेके उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की हो, कभी कुछ किया? आप में से बहुत लोग मुझे बहुत समय से जानते हैं, कभी कुछ किया? नहीं, मेरी आदत नहीं है ये। लेकिन मैं अगर चुप हूं तो ऐसा कोई मेरी कायरता या डरपन ना समझे। मैं गारंटी से कहता हूं कि इस पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम में इतनी समझ नहीं है कि यदि मैं अपराध करूं तो मेरा कुछ नोच पाए। मैं इतने ऊंचे लेवल की नॉलेज रखता हूं, अनपढ़ हूं, लोगों को आईएएस की ट्रेनिंग दी है, किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जिंदगी मुझसे बहुत ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड में जी है। ये बात मैं इस लेक्चर के माध्यम से आप सबके प्रश्न को माध्यम बनाते हुए उन लोगों को उत्तर दे रहा हूं जो मेरे दूर हैं, जो समझते हैं कि वो मेरे दुश्मन है या मैं उनका दुश्मन हूं। उनको सबको बता देना चाहता हूं, मेरी नज़र में कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मेरी नज़र में कोई दुश्मन तब हो सकता है जब वो प्रतिभा में मुझसे आगे निकल जाए, तब शायद मैं जेलसी फील करूं। तो पूरी लाइफ टाइम मैंने आज तक किसी से जेलसी फील नहीं की। मैं किस बात की जेलसी फील करूं? इस जगत में जेलसी किस चीज से होती? जेलसी होती है स्त्रियों को किसी स्त्री का सौंदर्य देख के। तो मैं स्त्री जैसा चित्र रखता ही नहीं, मैं तो प्योर पुरुष। पुरुष को हो सकती है किसी का धन देख के, तो मेरे पास भी धन की कोई कमी नहीं। पुरुष को हो सकती है किसी को कि किसी के पास स्त्री है, उसके पास नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं मुझसे ज्यादा स्त्री हैं किसी के पास नहीं है प्रेम करने वाली। मैं तो छुपा छुपा के भी नहीं करता, फिर भी है। मुझे किसी से जलन हो सकती है कि किसी का मकान बड़ा हो गया, तो मैं तो बहुत लग्जरियस जीता हूं। मेरे यहां तो काम करने वाला भी रोबोट लगा हुआ है, मैं तो सफाई भी रोबोट करता है। मैं किस बात से जलन रखूंगा? मुझे किस बात से जलन होगी? रही बात की कोई गुरु बनने की, तो मैं ऑलरेडी मुझे खुद लोग पैर छूते हो, मैं मना करके थक जाता हूं, क्योंकि जब वो पैर छूते मुझे झुकना पड़ता, मेरी कमर झुक गई। मैं नहीं झुकना चाहता। और ये पैर छूने की बेवकूफी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझता हूं। तुम्हें सिखाई गई है, जो सिखाई गई है वो मुझे सम्मान नहीं देती, मुझे अच्छे नहीं लगता। कोई पैर छूता मुझे पसंद ही नहीं आता, क्योंकि पैर छूने का कंसेप्ट धर्म में है ही नहीं। धर्म में कंसेप्ट है तो इतना कंसेप्ट है कि गुरु के चरणों में सर रख दो, उसका बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। वो तो कोई रखता नहीं, क्योंकि पैंट खराब हो जाएगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो गुरु जी छू लिए पैर, वो वाला हमें होता ही नहीं, पाए लागे। तो कृपया करके एक बात, जो मुझे यहां बैठे हैं वो और जो मुझे सुनते हैं वो इस पर समझ लें, मुझे किसी से कोई जलन नहीं है। रही बात एक और प्रश्न का उत्तर देता हूं, क्योंकि पहले सेशन में ये प्रश्न सब खत्म हो जाए तो आगे सेशनों में अच्छी चर्चा हो पाए। एक प्रश्न का और उत्तर देता हूं। कुछ ने कहा कि तुम्हें बहुत गुरु बनने की जल्दी पड़ी। यस, मैं गुरु होना चाहता हूं। मुझे इतनी जल्दी पड़ी है कि मैं चाहता हूं पूरी पृथ्वी पे हर आदमी मुझे सुने, मुझे वीडियो देखे, मेरे मुझे गुरु माने। मुझे ये करना है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और फास्ट फॉरवर्ड भी मैं चलता हूं, इसलिए भी जल्दी है मुझे। लेकिन क्यों जल्दी है ये जल्दी इसलिए है कि तुम्हारे गुरुओं ने जिन जिन चीजों के माध्यम से तुम्हारी हत्या की है, मैं उनके विरोध में जाके तुम्हें उससे बाहर ला सकूं। अगर मैं ये कहूं कि गुरु लाल कपड़े पहन के तुम्हें धोखा देते हैं और मैं तो चेला हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन मैं कहूं वो भी गुरु, मैं भी गुरु, देखो वो लाल कपड़े पहन के धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हारी तरह ही अपना पहन के बैठा हुआ हूं लोअर ओवर, तो तुम्हें समान लगता है। तो मुझे उन गुरुओं के कंपैरिजन में गुरु होना है, और इतने टॉप लेवल का गुरु होना है कि लाखों करोड़ों मुझे देख सकें। मैं एक सत्संग में गया, एक किटी सत्संग रखवाया गया हमारे शाहजहांपुर में। लोगों ने एक बार, एक लड़का मनोज है,
मनोज अग्रवाल करके, फेसबुक पे भी उसकी प्रोफाइल है। उस लड़के ने मेरा वहां पे कहा, स्वामी जी आपका मैं एक किटी सत्संग रखवाता हूं। मैंने कहा ओके। कहने लगा स्वामी जी क्या रख लें वहां खाने पीने के लिए? तो मैंने कहा खाना पीना सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि इसकी वजह से लोग रुकें। तो तुम ऐसा करो, तुम चाट बताशे का ठेला लगवा लो, क्योंकि औरतें आएंगी तो औरतें चाट बताशे के लिए रुकी रह सकती। उसने करवा भी लिया। फिर वो सत्संग हुआ, उसमें कुछ लड़के भी थे, कुछ लड़कियां भी थी, कुछ यंग थे। तो उसमें एक लड़का बैठा हुआ मुझे गौर से सुन रहा था। बाकी तो औरतें जो सुन रही थी वो अलग बात थी, लड़का बहुत गौर से सुन रहा था, मेरी उस पर निगाह थी। जब पूरा सत्संग खत्म हो गया, सब लड़के औरतें अपनी चाट के ठेलों पे चली गई, तब वो लड़का मेरे पास आया, बोला मुझे आप बहुत बढ़िया लगे। हमने कहा क्यों? कहने के आपने बीच में बियर की बात भी की। तो हमने कहा इससे क्या फायदा हुआ? बोले इससे फायदा ये हुआ, मैं तो ध्यान करते डरता था कि मैं बियर पीता हूं, कहीं ध्यान करूंगा तो कोई अपराध ना हो जाए। तो ध्यान करने में और बियर पीने में झंझट तो नहीं होता। हमने कहा खूब कर, जब बियर पीनी हो तो बियर पी, जब ध्यान करना हो ध्यान, और कभी कभी तो बियर पीते पीते भी ध्यान कर लिया कर, क्योंकि एक ही साथ दोनों होंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा कौन बड़ा वाला, और जो बड़ा वाला वो जीत गया उसे रख लेना, बाकी दूसरे को भगा देना। बोला आपकी बात ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मैंने उस लड़के को ध्यान करना सिखाया या नहीं सिखाया? और आपके बाबा ने सिखा रखा है कि ध्यान करोगे और शराब पियोगे तो बड़ा अपराध हो जाएगा, बड़ी कयामत आ जाएगी, भगवान जी का श्राप आप लग सकता है। क्यों भगवान जी अपना सोमरस छोड़ के तुम्हें बियर के चक्कर में श्राप देंगे? या वो ये कहेंगे कि मेरा सोमरस से अच्छी तुम्हारी बियर है, मुझे जलन हो रही? क्या कहेंगे? तो कृपा करके जल्दी से जल्दी मुझे बाबा बनाओ, वो वाला बाबा बनाओ जो पूरी दुनिया देखे, और मुझे बनना है। और बाबा बनना कोई अपराध थोड़ी ना। तुम आसाराम को बना लिया, तुमने राम रहीम को बना लिया, जो पीठ पीछे हरकतें दिखाते थे मैं तो खुल के दिखाता हूं। मुझे बनाओ। राम रहीम का उसका प्रेम था वो बताते नहीं थे, हमारा दिव्या का हम छुपाते नहीं। तो तुम्हें क्या बाबा ऐसे वाले नहीं चाहिए? तो मुझे बनाओ, मुझे जल्दी बनना है, मैं खुद इसके लिए तड़प रहा हूं। ये आपका आरोप परम सत्य है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। आपके इस आरोप को मैं पूर्णता स्वीकार करता हूं कि मुझे बाबा बनने की जल्दी है, और ओशो के जाने के बाद तो और जल्दी है, क्योंकि वो होते तो उनसे उम्मीद थी वो मेरी तरह कुछ बदतमीजी कर सकते थे। अब कोई और तो दिखाई नहीं देता बदतमीजी करने वाला। चैतन्य कीर्ति तो डरपोक निकल गया, तो अब मुझसे ही उम्मीद है। हां, मेरे अतिरिक्त यदि आपको कोई दिखाई देता हो बदतमीज, हां मेरे चेलों का नाम मत लेना, 2-3 हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने चेले सब बदतमीज बनाए हैं। लेकिन ओशो जगत का कोई भी दिखाई देता हो मेरे अतिरिक्त जो इस भूमिका को निभाने को तैयार हो, मैं भूमिका बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये मेरे लिए खेल है। मैं इस भूमिका की बात कर रहा हूं कि ओशो के जगत में मेरे अतिरिक्त कोई इस भूमिका को निभाने को तैयार हो पूरी ईमानदारी से, कि वो अपने जीवन को खोल के लोगों के बीच रख के और वास्तविकता में जैसा वो कह रहा है वैसा हो के इस भूमिका को निभा सकता है, तो मैं उसके लिए उसके नाम का एक कुंभ और कराने के लिए वचन देता हूं। आओ। और अगर कोई नहीं है तो मेरा एक कुंभ करा दो, सखा कुंभ कराओ। ओशो कुंभ करके तो देख लिया। चैलेंज कर रहा हूं। और अगर तुम सब नहीं कर सकते और तुम सब सोचते हो सखा चुप बैठ गया है, तो ये भी मत भूलना कि सखा कभी चुप नहीं बैठता। मेरे जीवन के 2 ही काल होते हैं, या तो युद्ध होता है या युद्धों की तैयारी होती है। या तो मैं युद्ध लड़ता हूं या युद्धों की तैयारी करता हूं। अगर मैं दिख रहा है चुप बैठा हूं तो मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। मैं थोड़े दिनों बाद फिर एक नई चीज के साथ आऊंगा। तो फिलहाल अभी इतना ही, क्योंकि पसीने ने टपकना शुरू कर दिया है, पंखे की जरूरत महसूस हो रही है, बाहर की हवाएं जो हैं वो अंदर आने से रोकी गई हैं।
तो इसलिए ये सेशन इतना ही, थोड़ी देर पंखे का आनंद लें। अभी जो भी समय हुआ हो मुझे नहीं पता, जो भी समय हुआ हो उसके ठीक 1 घंटे बाद आप खुद अपना टाइमर सेट कर लें और ठीक 1 घंटे बाद हम मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और समय का ख्याल रखें जैसा पहले कहा था।